प्रोटीन। प्रोटीन आपके पास बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आप डेफिनेशन से लेके उसकी क्लासिफिकेशन तक सारी चीज़ें करेंगे। और अब सीधी शुरुआत करते हैं आपके पास प्रोटीन की डेफिनेशन से। जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीजन्स, एंटीबॉडी, हर एक चीज़ अपने आप में क्या है, आपके पास प्रोटीन ही है। अब प्रोटीन बनते कैसे कैसे? प्रोटीन आपके पास बनते हैं पेप्टाइड लिंकेज से। पेप्टाइड लिंकेज बनती किस चीज़ से? आपके पास अल्फा अमाइनो एसिड से। तो अगर आप इस चीज़ को एक सिमेट्री के हिसाब से देखते चलो तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा अमाइनो एसिड जो है यही बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के। अब नेचुरली हमारे पास अर्थ पे 70 के आसपास अमाइनो एसिड्स नोन है, जिसमें से 26 जो हैं वो आपके पास प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग है ऑब्वियस वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर रहे, इसलिए उनको हमने नाम दे दिया नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड। अब थोड़ी सी शुरुआत करते हैं इनके जनरल फॉर्मूले से। अगर जनरल फॉर्मूला केमिकल टर्म्स में देखो तो इसके पास आपके पास कार्बन के साथ दो अलग अलग नेचर के फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे एक आपके पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपके पास होगा अमीन। अमीन सबको पता ही बेटा, इसके पास लोन पेयर है तो ये आपके पास एक बेस है। अगर ये दोनों आर ग्रुप H और H हो जाएंगे तो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन बन जाएगा। ग्लाइसिन को छोड़ दो, मतलब दोनों H के अलावा अगर ये आर कुछ भी आ जाए, मिथाइल, इथाइल, कोई साइक्लिक चेन, कोई सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, कुछ भी अगर आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है कार्बन के साथ जुड़े चारों के चारों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे, और चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर से हमें कुछ छोटी छोटी बातें पता चलती हैं। क्या? आपके पास जो अमाइनो एसिड है उनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, और आपके पास ग्लाइसिन को छोड़ के, ये जो ग्लाइसिन है इसको छोड़ के बाकी के सारे अमाइनो एसिड आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और ऑप्टिकल एक्टिव भी मोस्टली आपके पास लेवोरोटेटरी रहेंगे, आपके पास नेगेटिव फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक और छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए, इसको अमाइनो एसिड को जो हम यूज करेंगे उनको हम हमेशा कहेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। क्या कहेंगे बेटा? अल्फा अमाइनो एसिड। क्यों कहेंगे? तो देखो बिल्कुल सिंपल, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपने पढ़ा है कंडेंसेशन रिएक्शंस में, कैलिंजारो में, जैसे वही है यहाँ पे। ये है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप और ये है आपके पास अल्फा कार्बन। तो जो अमीन ग्रुप है, अमाइनो यहाँ पे अमीन ग्रुप को डिफाइन करता है, जो अमीन ग्रुप है वो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया? अल्फा अमाइनो एसिड। अब वो कॉन्सेप्ट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे भाई ज्यूट्राइन क्या है? ज्यूट्राइन आपने एक पढ़ा है कौन से चैप्टर में? अमीन्स में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। एक ज्यूट्राइन यहाँ पे भी है, ज्यूट्राइन कहो या एम्फोटेरिक या डाइपोलर आयंस को, ये सारे एक ही कंसेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं। पहले शुरुआत करते हैं अमाइनो एसिड के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो एक बेसिक अमीन ग्रुप है और एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जब ये दोनों ही ग्रुप किसी एक साथ कंपाउंड में आएंगे तो ऐसे ग्रुप ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी है, क्लास 10th एसिड बेसिस सॉल्ट, एग्जैक्टली दे आर नोन एज एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब एम्फोटेरिक कंपाउंड में जहां पे दोनों चीजें हैं वहां पे इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी, ठीक है जी, वहां पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। सॉरी बेटा, यहाँ ये गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। वहां पे इंट्रा मतलब ये एसिडिक ग्रुप H बेसिक ग्रुप NH2 को दे देगा। क्या बन जाएगा आपके पास? H देने से CO नेगेटिव और वहां पे NH3 पॉजिटिव। क्या दो चार्ज एक साथ नहीं आ गए? और किसी भी मॉलिक्यूल में जहां पर दोनों चार्ज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, दो कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज ज्यूटराइन। सो these alpha amino acids exist as dipolar ions in dry state and hydrous state and they are termed as deuterions। अब थोड़ा सा इनका केमिकल एस्पेक्ट, थोड़ा सा ये बायोकेम में अंदर थोड़ा ज्यादा आता है। आपको पता ही है भाई, नॉर्मल स्टेट में ये आपके पास एक डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके पास बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। अगर आप इसको कैप्ट करो किसी पर्टिकुलर पीएच के अंदर, मान लो दो ही हो सकते हैं, या तो इसको एसिडिक पीएच में पुट करो या इसको बेसिक पीएच में। जब आप इसको एसिडिक में पुट करते हो तो भाई आपके पास H पॉजिटिव आएगा, और कौन H पॉजिटिव ले लेगा? COO नेगेटिव, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा NH3 की वजह से। अगर आपने इसको बेसिक ग्रुप में पुट कर दिया, बेसिक में क्या होता है आपके पास? H पॉजिटिव यहां से लूज हो जाएगा आपके पास बेसिक ग्रुप में अमीन के पास से, तो ये आपके पास कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। तो किसी पर्टिकुलर पीएच में पुट करने पर जो डाइपोलर आयन है इट में बिकम ओनली पॉजिटिव और इट में बिकम ओनली नेगेटिव। तो एक ऐसी पीएच आती है, हर एसिड की अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एसिड के अंदर हर ग्रुप अलग अलग है, तो हर एसिड की एक अलग अलग पीएच होगी। ऐसी पीएच जिस पर आपके पास ना वो पॉजिटिव रहे ना वो नेगेटिव रहे। पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेगा आपके पास? पॉजिटिव रहेगा तो आपके पास कैथोड की तरफ, वो आपके पास नेगेटिव पोल कैथोड की तरफ मूवमेंट शो करेगा, और अगर वो नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव पोल एनोड की तरफ मूव करेगा। तो एक ऐसी पीएच जिस पर आपका अल्फा अमाइनो एसिड ज्यूटराइन ना तो कैथोड की तरफ मूव करे ना एनोड की तरफ मूव करे, दैट पर्टिकुलर पीएच इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट? हाँ जी, ए कैरेक्टरिस्टिक पीएच वेयर अमाइनो एसिड डू नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नोन एज
आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय पी स्मॉल और आई, जैसे पीएच है ऐसे ही क्या हो जाएगा पीआई। अब ये जो डेफिनेशन है उससे ज्यादा जरूरी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए 2 पॉइंट है, प्लीज इनको बहुत ध्यान देना बेटा। क्या? एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पीआई कंसंट्रेशन ऑफ जेट्राइन इज मैक्सिमम, पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम रहेगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन बिकम्स इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अनायन, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ध्यान दीजिएगा। एंड एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अमीनो एसिड हैज लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या करे बैठे हैं, बैलेंस, मैक्सिमम अमाउंट में है ना भाई, ठीक है जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे, मैक्सिममली बैलेंस कर लेंगे। मैक्सिमम बैलेंस करने की वजह से इसमें ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होने से क्या होगा, इसकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। दैट अ पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आपके पास वाटर के अंदर एक अमीनो एसिड की सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है, और इसी का हम फायदा उठाते हैं। जब आपके पास किसी प्रोटीन के अंदर कई सारे अमीनो एसिड है तो उनको सेपरेट कैसे किया जाता है भाई, एक पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट गेन करा है तो उस पर वो पानी के अंदर फिर उसको कैप्ट कर दिया, तो आपके पास जो अमीनो एसिड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे आपने लेके आए थे वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, तो अलग हो जाएगा, दूसरा सोल्यूबल पड़ा रहेगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना जी। तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकाला कैसे जाता है भाई, ये थोड़ा सा आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर से उठा रखा है। दिस इज मैथमेटिकल एवरेज ऑफ pKa ऑफ फर्स्ट प्लस pKa ऑफ सेकंड अमीनो एसिड। 1 and 2 यहाँ पे अलग अलग अमीनो एसिड के डेफिनेशंस को इंप्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा पेप्टाइड लिंकेज, हमने अभी फिलहाल ये किया, अब हम आगे पेप्टाइड लिंकेज पे। जो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, अमीनो एसिड एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं भाई, आपके पास जो बेसिक ग्रुप है COH, सॉरी एसिडिक ग्रुप है COH और बेसिक ग्रुप है अमोनिया, ये एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आपके पास एसिड डेरिवेटिव क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया कौन सा बनता है, एसिड अमाइड। एक एसिड अमाइड बॉन्ड बनेगा और वो साथ में वाटर को रिलीज करेंगे। तो जो एसिड अमाइड लिंकेज है, जो 2 से या उससे भी ज्यादा अमीनो एसिड, 2 से ज्यादा कैसे भाई, इस वाले के साथ दूसरा अमीनो एसिड जुड़ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, इसके साथ भी और जुड़ सकता है, हाँ जी, इसके साथ में क्या आ जाए, NH2 ग्रुप आ जाए चौथे अमीनो एसिड का। तो भाई जो 2 या उससे ज्यादा अमीनो एसिड को जोड़ती है वो लिंकेज किस नाम से जानी जाएगी, पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानी जाएगी। पेप्टाइड लिंकेज स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ इट्स प्लेनरिटी एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस कहां से है, ये देखो ना जी, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है जी। तो ये जो प्लेनरिटी प्लस रेजोनेंस है ना भाई, ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है किसको, आपके पास अमीनो एसिड को। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका भाई, एक पेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड, एक पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि अमीनो एसिड आपके पास 2 जुड़ गए, डाइपेप्टाइड होंगे तो 3 अमीनो एसिड होंगे, ट्राइपेप्टाइड होंगे तो 4 अमीनो एसिड होंगे। तो मान लो आपको बोला जाए पेंटापेप्टाइड है तो उसके अंदर कितने अमीनो एसिड रहेंगे, एक ज्यादा। तो भाई नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं, अमीनो एसिड में से एक घटा दो। पेप्टाइड के अंदर कितने थे, 2, तो 2 - 1 पेप्टाइड हो गए। डाइपेप्टाइड में क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड 3। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, ठीक है, 4 अमीनो एसिड है, कितनी पेप्टाइड लिंकेज होंगी, 3 हो जाएंगी। मान लो आपके पास 30 अमीनो एसिड है, कितनी पेप्टाइड लिंकेज बननी चाहिए उसमें, सिंपल आपके पास लिंकेजेस है, तो 40 है तो कितने बनेंगी, 39 बनेंगे, ठीक है जी। आपको कहा जाए कि आपके पास मान लो डेकापेप्टाइड है तो कितने अमीनो एसिड होंगे, उल्टा दे दिया तो भाई आप उल्टा जोड़ देंगे, तो डेका है तो उसके अंदर कितने आपके पास पेप्टाइड लिंकेज। अब हम बात करेंगे बेटा जी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेसिस पे पीएच के, सिंथेसिस के और स्ट्रक्चर के हम स्टार्ट करेंगे। पीएच के बेसिस पे नाम से ही है, आपने अभी देखा कि इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है COOH एंड एक बेसिक ग्रुप है अमीन NH2। तो अगर किसी में जो आपके पास R ग्रुप जुड़ा है, आपने ये भी देखा ना जनरल फॉर्मूला क्या था आपके पास, C के साथ था R H और क्या था बेटा NH2 और COH। अगर ये ग्रुप 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एसिड की स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा देगा, तो ऐसा अमीनो एसिड विल बी नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड। अगर ये ग्रुप बेसिक ग्रुप को स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, बेसिकली प्लस I ग्रुप है, तो दोज विल बिहेव एज बेस और उनकी pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगी एंड दोज अमीनो एसिड विल बी आपके पास बेसिक अमीनो एसिड। और अगर NH2 और COH बिना आइसोइलेक्ट्रॉनिक pH के दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी बैलेंस किए बैठे हैं, दोज विल बी टर्म्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये थोड़ा सा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा जी। इनके एग्जाम्पल स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट जरूर नोट करें, ये आपके लिए जरूरी है। बाकी डेफिनेशन आपके पास आगे वीडियो में है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ये बोर्ड में नहीं आता, ये बोर्ड के सिलेबस का नहीं है। एसेंशियल वो होंगे विच कांट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, इसीलिए एसेंशियल है, बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, लेकिन हमारी बॉडी को इनकी जरूरत है। तो कहां से आएंगे, वाया फूड आएंगे। तो इनको हमें हमारी डाइट में सप्लीमेंट्री फॉर्म में हमेशा ऐड करना कंपलसरी है, एसेंशियल है, इसलिए इनका नाम क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड। दो ये आपको सुई के नोक के बराबर बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए, लेकिन हाँ ये हमारे डाइट में होने जरूर चाहिए। दीज आर टर्म्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी खुद अपने आप सिंथेसाइज कर सकती है। सो दीज आर नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड इन आवर डाइट,
हमें डाइटमीन को लेने की जरूरत नहीं है, सो दे आर टर्म्ड एज नॉन एसेंशियल। और ऐसे जिनका कुछ हिस्सा बॉडी सिंथेसाइज करती है और कुछ बाहर से आता है और फिर दोनों कंबाइन होकर हमारी बॉडी यूज करती है, दोज आर नोन एज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। बेसिकली ये दो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डिफरेंशिएशन 2-2 मार्क्स में आते हैं बेटा आपके पास, भाई स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। मैं शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी को यूज करूंगा आपकी डिस्कशन के दौरान। प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगे जहां पे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ, जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड है भाई, आपके पास आइसोल्यूसिन है, आपके पास फिनाइल एलानिन है, एलानिन है, ग्वानिन है, ठीक है जी, ग्लाइसिन है। तो जो भी अमाइनो एसिड है आपके पास, वो अमाइनो एसिड अगर एक दूसरे से, जैसे एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ जैसे बना रखे हैं, ठीक है भाई, एलानिन, आपके पास ग्लाइसिन, लूसिन, आइसोल्यूसिन, एक दूसरे के साथ अगर लीनियरली जुड़ते हैं, वाई ऑब्वियस है पेप्टाइड लिंकेज 1 2 3 4 अमाइनो एसिड है तो पेप्टाइड लिंकेज एक कम रहेगी। अगर 3 पेप्टाइड लिंकेज है तो अमाइनो एसिड एक ज्यादा रहेगा। अभी डिस्कशन क्या ही था भाई, अमाइनो एसिड आपके पेप्टाइड लिंकेज से हमेशा एक ज्यादा होते हैं और पेप्टाइड लिंकेज अमाइनो एसिड से हमेशा एक कम होती है। तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अगर ये अमाइनो एसिड एक लीनियर वे में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, दैट विल बी टर्म्ड एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। पर मान लो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पास एक ऐसी चेन है जिसके अंदर भाई ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, कोई भी 4-5 आपके पास, ये दूसरी चेन के साथ जुड़ गई है बेटा, ऑब्वियस है पेप्टाइड लिंकेज भी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, उनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, इस तरीके से जुड़ गई है आपके पास कहीं से भी, ठीक है जी। ऐसे आपके पास ये जो जोड़ बन रहा है इनके बीच में, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कोयल अप होना, थोड़ी सी कोयलिंग स्टार्ट हुई है जिससे 2 रिंग्स बननी शुरू हो गए, चेन सी बननी शुरू हुई है, ठीक है जी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फिर 2 टाइप है आपके पास, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा। बेटा यहाँ डिफरेंसेस बता रखे हैं अल्फा हेलिक्स में और बीटा प्लेटेड में, बेसिकली जो उनके स्ट्रक्चर से, उनकी बॉन्डिंग से रिलेटेड है, जिनको आप आराम से देख पा रहे होगे। इसकी ही 2 टाइप हैं। लेकिन अगर मान लो प्राइमरी जो स्टेट चेन थे, सेकेंडरी जिसमें प्राइमरी एक दूसरे के साथ जुड़ गई थी, अब ये सेकेंडरी किसी और चेन के साथ जुड़ जाए, ठीक है जी, यानी कि बेसिक सी बात है, आपके पास कुछ ऐसे कोयलिंग से स्टार्ट हो गई है, प्राइमरी सेकेंडरी और बहुत सारी, मतलब कोयलिंग बढ़ गई है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आ गया जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी के साथ जुड़ जाएंगी, तो और भी फर्दर चीजें कोयल अप शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी, गुच्छा सा बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और अगर भाई ये सारे एक दूसरे के साथ बहुत बुरे तरीके से ऐसे एक टिपिकल ग्लोब्यूल बना लेते हैं, गुच्छा सा बना लेते हैं, तो हम इसको कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा। सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर ही आपके पास 2 और टाइप डिफाइन की जाती हैं। सेकेंडरी में अल्फा और बीटा था ही, सेकेंडरी टर्शियरी को मिक्सअप से आपके पास 2 और टाइप आती हैं, ग्लोबुलर आपके पास प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन। इस पोर्शन के अंदर बॉन्डिंग, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी, कौन सोल्यूबल है कौन सोल्यूबल नहीं है, और एग्जाम्पल्स, ये जरूरी हैं जिनसे आपके पास प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम ही है, जो ग्लोब्यूल जैसे होंगे, गुच्छे जैसे होंगे, बॉल जैसे होंगे, उनको हम बोलेंगे ग्लोबुलर। और जो आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, फाइबर थ्रेड ही होता है ना भाई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो आपके पास क्या होंगे, फाइब्रस होंगे। ग्लोबुलर वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, आपके सोल्यूबल होंगे सॉरी, और फाइब्रस वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, जैसे इसमें कैरेटिन हमारे बालों वाला प्रोटीन, मायोसिन मसल फाइबर वाला, ठीक, तो ये वाले आपके जो प्रोटीन है ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये आपके पास वीक है। अब चलते हैं डीनेचुरेशन पे। भाई चेंज इन नेटिव या नेचुरल फॉर्म सॉरी ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ बॉइलिंग, कूलिंग, चेंज इन पीएच एटसेट्रा। आपने देखा ही है, जैसे भाई आपने दूध के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा एसिड मिलाया है, एसिड पीएच चेंज किया ना अपने दूध की, थोड़ा सा मिलाया है, हमारी मम्मियाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो आप देखते हैं क्या होता है भाई, सुबह तक आपके पास धीरे धीरे दूध जो एक प्रोटीन है उसकी नेचर चेंज हो जाती है और सुबह तक दही जम जाती है, तो वो क्या है, डीनेचुरेशन है, प्रोटीन ने अपनी नेचुरल फॉर्म चेंज करके दूसरी फॉर्म में चला गया है। ऐसे ही अगर मान लो उसी दूध के अंदर हम जैसा कोई अनाड़ी दही बनाने लग जाए और ज्यादा एसिड डाल दे, यानी कि ज्यादा खटाई डाल दे, तो क्या होगा, हाँ जी एग्जैक्टली, दूध फट जाएगा और हमारा शादियों का नेशनल व्यंजन पनीर बन जाएगा आपके पास। तो ये भी क्या है आपके पास, डीनेचुरेशन है। बॉइलिंग ऑफ एग भी क्या है आपके पास, डीनेचुरेशन है, क्योंकि नेचुरल फॉर्म जो है वो चेंज होकर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके पास जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है बाय द फैक्टर्स ऑफ बॉइलिंग, कूलिंग, चेंज इन पीएच, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, भाई घी निकालते हैं आप दही के अंदर से, तो किसी भी तरीके से जब आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टेस्ट, प्रॉपर्टीज सब चेंज हो जाती हैं, एंड दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन आपके पास मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है आपके पास। अगर ये रिवर्सिबल हुआ, जैसे इन एग्जांपल्स में तो नहीं है भाई, किसी में भी आप दही से वापस दूध नहीं लेके आ सकते, ठीक है जी, आप अंडे को एक बार उबाल लिया उसको वापस से आप योग की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते,
लेकिन अगर आप किसी भी फॉर्म में हैं, कुछ रिएक्शंस बायो में तो बहुत ज्यादा है बेटा, अगर रिवर्स हो पाए तो ऐसी रिएक्शंस को हम कह देंगे रीनेचुरेशन। डी मतलब रिमूवल हो गया, री मतलब फिर से इंट्रोड्यूस हो गया। अब लास्ट पॉइंट, होता क्या है, केमिस्ट्री तो यहां पे आती है, डीनेचुरेशन में होता क्या है, तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है प्रोटीन की, वो कन्वर्ट होती है, उनकी अनकोइलिंग होती है किसमें, प्राइमरी फॉर्म में, और फिर वो प्राइमरी फॉर्म फर्दर कोइल्ड अप होती है, नया प्रोटीन बनता है। तो डीनेचुरेशन के दौरान आपके पास अनकोइलिंग होती है और इस तरीके से आपका जो प्रोटीन है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। दैट इज इट, हमारे बोर्ड लेवल में इतना ही काफी है।